आज के लेक्चर में हम जो कंसेप्ट स्टडी करने जा रहे हैं वो है प्रॉपर्टी ऑफ फर्म, अथॉरिटी ऑफ पार्टनर। लेकिन कंसेप्ट की तरफ चलने से पहले प्रीवियस लेक्चर में से कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो पूछ लीजिए, कुछ तो पूछ लें। कोई क्वेश्चन? हाँ, कल तो केस स्टडी की थी, कल तो कंसेप्ट पढ़ा ही नहीं था। ठीक है ठीक है। प्रीवियस कंसेप्ट में से भी, पार्टनरशिप के प्रीवियस किसी भी कंसेप्ट में से कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लीजिए। वो भी नहीं? अच्छा चले ठीक है। कंसेप्ट आज पहले ओवरव्यू। जो कंसेप्ट आज हमने स्टडी करने हैं वो है दो, प्रॉपर्टी ऑफ फर्म और अथॉरिटी ऑफ पार्टनर। प्रॉपर्टी ऑफ फर्म का मतलब क्या है? लॉ याद रखिए, जहां कहीं लॉ वर्ड प्रॉपर्टी यूज करता है ना लफ्ज, असल में इसमें कंफ्यूज स्टूडेंट को ये होती है कि अकाउंटिंग में भी ये वर्ड यूज होता है, उसमें मीनिंग डिफरेंट है। लॉ में भी वर्ड यूज होता है, लॉ में मीनिंग डिफरेंट है। और चूंकि ज्यादातर आप अकाउंटिंग करते हैं, लॉ तो कभी कभार ही पढ़ते हैं, तो अकाउंटिंग का कंसेप्ट जेन में बैठा होता है। अकाउंटिंग क्या कहती है? प्रॉपर्टी का मतलब क्या है? लैंड एंड बिल्डिंग, ये दो चीजें। व्हीकल्स को प्रॉपर्टी नहीं कहते, इन्वेंट्री को प्रॉपर्टी नहीं कहते, डेटर्स को प्रॉपर्टी नहीं कहते, ऐसे ही है ना। लेकिन लॉ ये कहता है कि जहां कहीं मैं वर्ड प्रॉपर्टी यूज करूंगा, इससे मुराद है तमाम एसेट्स। इसमें मूवेबल एसेट्स भी शामिल हैं, इसमें इमूवेबल भी शामिल है, इसमें लैंड भी शामिल है, इसमें बिल्डिंग भी शामिल है, इसमें व्हीकल्स भी शामिल है, इसमें इन्वेंट्री भी शामिल है, इसमें डेटर्स भी शामिल है, इसमें कैश भी शामिल है, इसमें बैंक अकाउंट में जो बैलेंस पड़ा वो भी शामिल है। प्रॉपर्टी लफ्ज प्रॉपर्टी में हर चीज। तो हम ये पढ़ रहे हैं कि प्रॉपर्टी ऑफ फर्म क्या होगी। अच्छा, प्रॉपर्टी का मतलब तो समझ आ गया। प्रॉपर्टी ऑफ फर्म का मतलब क्या है? कि वो कौन कौन से एसेट्स हैं जो फर्म के हैं, फर्म के हैं। जिस तरह हमने कंसेप्ट पढ़ा था ना, एक्ट ऑफ पार्टनर और एक्ट ऑफ फर्म। पार्टनर है ना, उनकी कोई जाती जिंदगी भी तो है, ठीक है, जाती से तो सम टाइम वो पर्सनल लेवल पे इंडिविजुअल एक्ट कर रहे होंगे जिनका फर्म से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन सम टाइम वो फर्म के बिहाफ पे एक्ट कर रहे होंगे, जिसका फर्म के साथ लेना देना है, फर्म के बिहाफ पे काम कर रहे होंगे। तो वो पार्टनर्स, वो एक्ट जो पार्टनर फर्म के बिहाफ पे कर रहे हैं, फर्म के नाम पे कर रहे हैं, उसे हम क्या कहते हैं? एक्ट ऑफ फर्म। फर्म उन एक्ट्स के लिए तो लायबल होती है, लेकिन जो पार्टनर के पर्सनल एक्ट्स होते हैं, इंडिविजुअल एक्ट्स होते हैं, उनके लिए लायबल नहीं होती, उनका फर्म से कोई ताल्लुक नहीं है। एग्जैक्टली उसी तरह हम मिलता जुलता कंसेप्ट स्टडी करने जा रहे हैं प्रॉपर्टी ऑफ फर्म। इसका मतलब क्या है? कि वो कौन कौन से एसेट्स हैं जो पार्टनरशिप फर्म के हैं, क्योंकि हर पार्टनर के कुछ अपने जाती एसेट्स होंगे, कुछ फर्म के एसेट्स होंगे। तो डिफरेंशिएशन लाजमी है कि कौन कौन सी प्रॉपर्टी इंडिविजुअल है, पर्सनल प्रॉपर्टी है, और कौन सी फर्म प्रॉपर्टी है। डिफरेंशिएशन क्यों लाजमी है भला? गैस कीजिए, हमारे लिए क्यों ये जानना जरूरी है कि प्रॉपर्टी ऑफ फर्म कौन सी होती है? क्योंकि जो फर्म की प्रॉपर्टी होगी उसके ऊपर सारे पार्टनर्स का राइट होगा, और जो इंडिविजुअल प्रॉपर्टी होगी उसके ऊपर सिर्फ इंडिविजुअल का राइट होगा, इंडिविजुअल का राइट होगा, ठीक है। किसी पार्टनर के पास घर में जो बाइक खड़ी है उसकी, वो उसकी इंडिविजुअल प्रॉपर्टी है। जो उसके पर्सनल अकाउंट में पैसे हैं, बैंक अकाउंट में, उसके अपने पैसे हैं। जो उसकी जेब में कैश है वो उसका अपना कैश है। लेकिन जो फर्म में के यूज के लिए व्हीकल बाइक ही है, जो फर्म के नाम से बैंक अकाउंट खोला है, जो फर्म के दराज में पैसे पड़े हुए हैं, वो किसकी प्रॉपर्टी है? फर्म की। उसके ऊपर सबका राइट है, फर्म की प्रॉपर्टी। तो हमारे लिए यह जानना जरूरी है कि कौन सी प्रॉपर्टी फर्म की है, कौन सी नहीं है। इसीलिए प्रॉपर्टी ऑफ फर्म का कंसेप्ट उसने हमें इंक्लूड किया, क्योंकि बाद में जब असल में डिवीजन हो रही होती है ना, उसमें हर उस एसेट की डिवीजन होगी, डिस्ट्रीब्यूशन होगी जो फर्म प्रॉपर्टी है, और जो फर्म की प्रॉपर्टी नहीं है उसकी कोई डिस्ट्रीब्यूशन, उस पर किसी का राइट नहीं है। आगे चलते हैं, अथॉरिटी ऑफ पार्टनर। अच्छा सॉरी, यहाँ पे एक छोटा सा केस आपके जहन में मैं चाह रहा हूं कि एग्जाम्पल के तौर पे बैठ जाए। समटाइम वो कहता है कि एक पार्टनर ने, मिस्टर ए बी सी, तीन पार्टनर हैं, ए ने प्रॉपर्टी बाय लैंड बाय की, उसकी वैल्यू बढ़ गई। अब बी और सी कह रहे हैं हमें भी इसमें से हिस्सा दो। क्या बी और सी को हिस्सा मिलेगा कि नहीं? ए कह रहा है मैंने नहीं, ये तो मैंने खरीदिया खुद से। आंसर इसका ये है, अगर ये प्रॉपर्टी, ये लैंड फर्म प्रॉपर्टी है तो बाकी पार्टनर को भी हिस्सा मिलेगा, और अगर फर्म प्रॉपर्टी नहीं है बाकी पार्टनर को हिस्सा नहीं मिलेगा। अब ये कैसे डिसाइड होगा फर्म प्रॉपर्टी है कि नहीं, ये हम यहां पे सीखेंगे, कैसे डिसाइड करना। ये कंसेप्ट सीखने के बाद आप किसी भी एसेट के बारे में डिसीजन कर सकेंगे, फर्म की प्रॉपर्टी है, फर्म की प्रॉपर्टी नहीं है। फिर अथॉरिटी ऑफ पार्टनर, ये कंसेप्ट तो हमने सीखा हुआ है पहले से। फर्क सिर्फ ये है, एजेंसी पूरा बोला जाए, फर्क सिर्फ ये है कि यहां पे हम एग्जाम्पल स्टडी करेंगे, मजीद एग्जाम्पल स्टडी करेंगे। पढ़ा हुआ है क्या था? अथॉरिटी ऑफ एजेंसी मेरे भाई ने पढ़ा हुआ था ना। क्या है अथॉरिटी ऑफ एजेंसी? तीन बड़ी अथॉरिटीज थी, एक्सप्रेस, एम्प्लॉयड और अथॉरिटी इन केस ऑफ इमरजेंसी। एक्चुअल और एक्सप्रेस एक ही बात होगी, एक्चुअल अथॉरिटी, एक्सप्रेस अथॉरिटी, वो एक ही बात हो गई, जो कि एक्सप्रेसली दी जाती है। क्या के एक्सप्रेस एक्चुअल अथॉरिटी थी, एम्प्लॉयड अथॉरिटी थी, इमरजेंसी अथॉरिटी। यहां पे भी अब खुद बताइए, क्योंकि पार्टनर एक दूसरे के एजेंट होते हैं, तो एजेंसी में जो अथॉरिटीज पड़े वो भी इधर काम आ जाएंगी कि नहीं आएंगी? बिल्कुल आएंगी। फर्क सिर्फ ये क्या, यहाँ पे उसने हमें कुछ एग्जाम्पल्स दे के समझाया हुआ है,
कुछ उसने मजीद एग्जांपल्स बताई हुई हैं कि वहां पे तो हम खुद से एज्यूम कर लेते थे ना, कुछ एग्जांपल शेयर कर, यहां पे उसने खुद से हमें स्पेसिफिक एग्जांपल दी। तो ये दो कंसेप्ट हमने स्टडी करने हैं, प्रॉपर्टी ऑफ पार्टनर, अथॉरिटी। अब स्टडी करते हैं पहले प्रॉपर्टी ऑफ फर्म। प्रॉपर्टी ऑफ फर्म में कौन कौन सी चीजें शामिल होंगी? प्रॉपर्टी या इंटरेस्ट और राइट इन प्रॉपर्टी। इसका क्या मतलब है? ये भाईजान का घर है फॉर एग्जांपल, जिधर भी है, ये इनकी प्रॉपर्टी है। इन भाईजान का घर नहीं है लेकिन उन्होंने फ्लैट खरीदा। अब मुझे बताइए क्या इस पूरी बिल्डिंग पे जो घर है, ये तो पूरी बिल्डिंग है इनकी, अब ये जो उन्होंने फर्ज कीजिए फ्लैट खरीदा है, या सम टाइम समझ लीजिए 4 मंजिला बिल्डिंग है, उस पर 1 मंजिल उन्होंने बाय कर, क्या पूरी प्रॉपर्टी इनकी है या उसमें कुछ इंटरेस्ट, कुछ शेयर इनका है? कुछ शेयर इनका, यही बता रहा है कि पूरी की पूरी प्रॉपर्टी या उस प्रॉपर्टी में कोई इंटरेस्ट या राइट है। अगर तो वो भी, अगर ये एक फ्लोर पूरा लेके खरीद के उसके ऊपर बिजनेस शुरू करते हैं तो जाहिर है वो पूरे का पूरा फ्लोर, जो प्रॉपर्टी तो पूरी नहीं लेकिन उस प्रॉपर्टी में जो इंटरेस्ट या राइट है, अब वो प्रॉपर्टी ऑफ पार्टनरशिप फर्म समझा जाएगा। ठीक है, अच्छा अब ये प्रॉपर्टी तो समझ आ गया आपको क्या मतलब है। इंटरेस्ट और राइट इन प्रॉपर्टी, ये अल्फाज समझ आ गए कि सम टाइम पूरा का पूरा हक हमारा नहीं होता, प्रोपोर्शनेट कोई हिस्सा होता है हमारा सिर्फ। वो भी कुछ बिजनेस ऐसे भी होते हैं, अगर बड़े बड़े बिजनेस की स्टोरी देखें ना, वो सम टाइम सिर्फ एक गोदाम में, गैराज में, सिर्फ इस तरह की छोटी सी जगह से बिजनेस स्टार्ट होते हैं, तो वो इंटरेस्ट और राइट इन प्रॉपर्टी कहलाएगा पूरा प्रॉपर्टी में। और अच्छा फिर इसके बाद ओरिजिनली ब्रॉट इनटू कॉमन स्टॉक ऑफ फर्म। कॉमन स्टॉक कहते हैं कैपिटल को, इसके साथ लिख ले। आप कहेंगे नहीं सर स्टॉक तो इन्वेंट्री को कहते हैं, स्टॉक तो इन्वेंट्री को कहते हैं। स्टॉक के दो मीनिंग है, एक है इन्वेंट्री, ये शायद ब्रिटिश और अमेरिकन इंग्लिश का फर्क है। अमेरिकन जो है वो स्टॉक या ये शेयर्स के लिए भी यूज करते, कैपिटल के लिए भी वर्ड यूज करते हैं। तो यहां पे इनटू कॉमन स्टॉक का मतलब क्या है? ठीक है, सिर्फ स्टॉक होता तो शायद हम कंफ्यूज हो सकते थे कि इन्वेंट्री की बात कर रहा है, लेकिन कॉमन स्टॉक से हमें क्लियर हो गया कैपिटल की बात। कह रहा है वो प्रॉपर्टी या शेयर इन प्रॉपर्टी जो के ओरिजिनली ब्रॉड, स्टार्ट में कैपिटल में इंट्रोड्यूस किया गया है। आप काउंटिंग में एडजस्टमेंट पढ़ते होंगे, ओनर ब्रॉड इनटू बिजनेस कैश ₹2000, व्हीकल अमाउंटिंग ₹60,000, एंट्री पास करें तो क्या करते थे? कैश डेबिट 10,000 से, व्हीकल डेबिट 50,000 से, कैपिटल क्रेडिट। ये है वो चीज जिसको रेफर कर रहा है। अब ये देखिए कैश और व्हीकल दोनों प्रॉपर्टी होती है ना, प्रॉपर्टी और इंटरेस्ट और राइट्स प्रॉपर्टी। ओरिजिनली ब्रॉड, ओरिजिनली का मतलब बिजनेस के पहले दिन जो ओनर्स लेके आए, जिससे बिजनेस शुरू हुआ उन एसेट्स से, इनटू कैपिटल, वो प्रॉपर्टी ऑफ फर्म होगी। एग्री करते हैं? और अगर यही चीजें सब्सिक्वेंटली ऐड की जाए, फ्रेश कैपिटल भी तो एडजस्टमेंट होती थी एक, नहीं की कभी? ओनर सब्सिक्वेंटली भी अगर जरूरत पड़े घर से पैसे ला सकता है। कभी ये ट्रांजैक्शन की जनरलिटी पास नहीं की? कैश डेबिट, कैपिटल क्रेडिट के फर्दर कैपिटल क्रेडिट, कैपिटल क्रेडिट, फ्रेश कैपिटल होता था लेकिन क्रेडिट तो कैपिटल ही होता था, हमारे जमाने में तो कैपिटल ही होता था। तो है दोनों कैपिटल, लेकिन एक स्टार्ट में आ रहा है और एक सब्सिक्वेंट। पहले वाले में स्टार्ट की बात कर रहा है, दूसरे वाले में सब्सिक्वेंट के बाद में प्रॉपर्टी या इंटरेस्ट इन प्रॉपर्टी। ये तो वो थे जो पार्टनर लेके आए, ये जो बाद में पार्टनर ने खरीदा या बाद में फर्म ने खरीदा। ये इनिशियल की बात कर रहे हैं, इनिशियल प्रॉपर्टी। ये सब्सिक्वेंट प्रॉपर्टी, सब्सिक्वेंट प्रॉपर्टी पार्टनर भी ला सकते हैं और फर्म अपने प्रॉफिट में से भी ला सकती है। जरा गैस कीजिए, फर्म ने एक व्हीकल से बिजनेस शुरू किया, बाद में प्रॉफिट हुआ, 2 व्हीकल्स बाय कर ली उन्होंने। अब ये जो 2 व्हीकल्स बाद में बाय की है, क्या ये पार्टनरशिप प्रॉपर्टी है कि नहीं? इसके ऊपर सारे पार्टनर का हक है कि नहीं? बिल्कुल है। प्रॉपर्टी और इंटरेस्ट प्रॉपर्टी परचेज बाय फर्म, बाय फर्म और फॉर फर्म। फर्म ने खरीदी, अच्छा बाय फर्म तो मुझे समझ आ गया, ये फॉर फर्म नहीं मुझे समझ आया, इसका क्या मतलब है? अच्छा यानी किसी पार्टनर ने खरीदी फर्म के लिए, फर्म के बिहाफ पे। अच्छा फर्म के बिहाफ पे खरीदी, ठीक है, ऐसे ही है। केस स्टडी में कैसे पता चलेगा पार्टनर ने ये एसेट पर्सनल जाती मकसद के लिए खरीदा कि फर्म के लिए खरीदा? पर यानी क्वेश्चन में आप ये कह रहे हैं, क्वेश्चन में सर कोई ना कोई इशारा देगा। अच्छा सुन लें फिर, बल्कि ये मैं पहले टिप आपको बता दूं। अच्छा तीसरा भी, पहले ये कंसेप्ट कंप्लीट करके फिर एग्जांपल डिस्कस करते हैं। गुडविल, गुडविल भी प्रॉपर्टी ऑफ फर्म में शामिल है। अच्छा गुडविल को उसने अलग से क्यों लिखा भला? क्योंकि बाकी के सारे एसेट टेंजिबल होते हैं, इंटेंजिबल है ये, इंटेंजिबल। तो गुडविल भी पार्टनरशिप की प्रॉपर्टी में शामिल है। इसका मतलब अगर कोई पार्टनर रिटायर होता है तो फर्म के जितनी प्रॉपर्टी एसेट्स हैं उनमें से तो उसे हिस्सा मिलेगा ही मिलेगा, गुडविल में से भी हिस्सा मिलेगा। लेकिन अक्सर लड़ाई झगड़े गुडविल के ऊपर होते हैं। क्यों भला?
क्योंकि टेंजिबल तो है नहीं, अंदाजा लगाना पड़ता है ना कितनी गुडविल है। तो जो पार्टनर एग्जिस्टिंग होते हैं वो कहते हैं गुडविल तो थोड़ी सी है, जो रिटायर होके जा रहा है वो कहता है नहीं गुडविल तो बहुत ज्यादा है, मुझे ज्यादा शेयर चाहिए। तो इसकी चूंकि कोई टेंजिबल एसेट नहीं, मार्केट अवेलेबल नहीं, इसकी वैल्यू लगाना मुश्किल होता है। लेकिन बहरहाल लॉ ने कहा, इसके तरीके कुछ इजाद हुए हैं, लॉ ने कहा गुडविल भी पार्टनरशिप प्रॉपर्टी में शामिल होगा, इसमें से भी हिस्सा मिलेगा रिटायरिंग पार्टनर। फिर कह रहा है एनी अब ये रूल जो रेड में रूल ये है, अगर आपसे एग्जाम में रटे वाला क्वेश्चन पूछे ना, बताओ पार्टनरशिप प्रॉपर्टी क्या है, आपने ये 3 पॉइंट छापने हैं। और अगर केस स्टडी पूछे तो आपने ये रूल अप्लाई करना है, एनी प्रॉपर्टी परचेज विद पार्टनरशिप प्रॉपर्टी। एनी प्रॉपर्टी पार्टनरशिप, मुश्किल लग रहा है तो चले प्रॉपर्टी के बजाय पार्टनरशिप मनी कर लें। पार्टनरशिप के पैसों से जो प्रॉपर्टी खरीदी गई वो क्या होगी, प्रॉपर्टी ऑफ फर्म, अनलेस कॉन्ट्रेरी इंटेंशन अपीयर्स। ये क्या कर रहा है, ये समझ नहीं आया। अनलेस कॉन्ट्रेरी इंटेंशन, ना पहले कभी समझ आया ना अब आएगा, पहले भी 2-3 दफा ये लफ्ज है ना। इसका मतलब, अच्छा इस लफ्ज का मतलब, कंसेप्ट को छोड़ें, इस लफ्ज का मतलब क्या है। अनलेस कॉन्ट्रेरी का मतलब है अपोजिट इंटेंट, यानी अगर इरादा कुछ और हो तो कुछ और होगा, अगर इरादा कुछ और नहीं है तो फिर जो प्रॉपर्टी फर्म के पैसों से खरीदी गई वो फर्म प्रॉपर्टी है। जो प्रॉपर्टी फर्म के पैसों से खरीदी गई, अनलेस कॉन्ट्रेरी इंटेंशन अपीयर्स, अनलेस के इरादा कोई और था, नहीं समझ आया अभी भी, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। सुने फिर, एक पार्टनर ने फर्म से पैसे निकाले और अपना अकाउंट डेबिट कर दिया। फर्म से पैसे निकाले और अपना अकाउंट डेबिट कर दिया। अच्छा लॉयर है ना, उसे अकाउंटिंग नहीं आती, तो वो सिर्फ इतनी बात करता है, अपना अकाउंट डेबिट कर दिया। लेकिन हम अकाउंटिंग भी पढ़ रहे हैं, हम फौरन अपने जहन में एंट्री ले आएंगे। इसका मतलब यह, उसने कहा एज कैपिटल अकाउंट डेबिट कैश क्रेडिट। अपना अकाउंट डेबिट करने का मतलब यही होता है ना, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट कैश क्रेडिट। सम टाइम ड्राइंग अकाउंट भी डेबिट कर लेते हैं, लेकिन आपने कोई एक्सपर्ट अकाउंटिंग आपको बताओगे ड्राइंग भी बाद में एक कैपिटल अकाउंट से जाके डिडक्ट होते हैं। ठीक है, तो जब वो क्वेश्चन में कहेगा पार्टनर ने पैसे निकाले और अपना अकाउंट डेबिट कर दिया, फौरन जहन में क्या एंट्री आ जाए, कैपिटल अकाउंट डेबिट कैश क्रेडिट कर दिया उसने। और फिर उसने एक मोटरसाइकिल खरीद ली। ये मोटरसाइकिल पार्टनरशिप प्रॉपर्टी है कि नहीं, नहीं है। क्यों नहीं है, पार्टनरशिप के उसने लिखा हुआ है एनी प्रॉपर्टी परचेज विद पार्टनरशिप मनी। हाँ आगे ये भी तो अनलेस, तो आपको इस केस स्टडी में कॉन्ट्रेरी इंटेंशन नजर आ रही है। किस एक्ट से कॉन्ट्रेरी इंटेंशन, उसने अपना अकाउंट डेबिट किया। अकाउंट डेबिट करने का मतलब क्या है, अकाउंट डेबिट करने का मतलब क्या है कि वो अपने इसको ड्राइंग बना के निकाल रहा है, अपनी जाती चीज बना के निकाल रहा है। अब फर्म से इसका कोई लेना देना नहीं। दूसरा केस, एक पार्टनर ने फर्म से पैसे निकाले विदाउट डेबिटिंग हिज अकाउंट और एक व्हीकल परचेज कर ली। क्यों कैसे फर्म की प्रॉपर्टी, एनी प्रॉपर्टी परचेज विद पार्टनरशिप मनी इज फर्म प्रॉपर्टी अनलेस, हाँ तो इसमें कोई कॉन्ट्रेरी इंटेंशन है नहीं है। फिर बात समझ आए। अच्छा आप सुनिए, एक बंदे के पास जगह थी 2 कनाल की, प्रॉपर्टी बिल्डिंग थी, बिजनेस शुरू हुआ, उसने एंट्री पास की, बिल्डिंग डेबिट, लैंडेड बिल्डिंग डेबिट, एज कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। बाद में उस बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ गई। अब वो ये कह रहा है कि बिल्डिंग मेरी, अच्छा सरकारी खातों में उसी के नाम पे है। एक और कंसेप्ट याद आ गया, सरकारी खातों में, पटवार खाने में, गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में एक नाम पे ही है, लेकिन उसने बिजनेस के बुक्स में क्या एंट्री डाली, ए कैपिटल बिल्डिंग डेबिट कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। बाद में बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ी, बाकी पार्टनर ने कहा हमें भी हिस्सा दो, उसने कहा नहीं ये तो मेरी प्रॉपर्टी है, मैं तो हिस्सा नहीं दूंगा। बताइए पार्टनरशिप प्रॉपर्टी है कि नहीं? कितने स्टूडेंट्स का ख्याल है पार्टनरशिप प्रॉपर्टी है? कितनों का ख्याल है नहीं है? ये पार्टनरशिप प्रॉपर्टी है, क्योंकि देखें क्या प्रॉपर्टी आर इंटरेस्ट आर प्रॉपर्टी परचेज बाय फर्म तो नहीं है, फॉर फर्म, या ब्रॉट इनटू कॉमन स्टॉक ऑफ द फर्म। कैसे ब्रॉट इनटू, कैसे पता चला कॉमन स्टॉक में है? कैपिटल क्रेडिट किया। अगर आप ये रूल भी लगाए ना तो उसमें भी आपको अपोजिट रूल है। उसकी इंटेंशन, जब उसने बुक्स में एंट्री डाल दी, पहले डेबिट कर रहा था अब क्रेडिट कर रहा है, तो जब उसने बुक्स में एंट्री डाल दी इसका मतलब क्या है कि वो इसको पार्ट इंडिविजुअल नहीं फर्म की, ठीक है। इसको करना क्या चाहिए था भला, अगर ये अपनी प्रॉपर्टी रखना चाहता, इसको अकाउंट क्रेडिट नहीं करना चाहिए था, इसे फर्म को रेंट पे दे देना चाहिए था,
बजाय ये कि अपना अकाउंट क्रेडिट करता, ये हर महीने रेंट लेता रहता। इससे हमें पता चल जाता है इसकी इंटेंशन ये है कि फर्म की प्रॉपर्टी नहीं बनानी पर्सन। लेकिन जब उसने फर्म की बुक्स में एसेट को डेबिट कर दिया, अपना अकाउंट क्रेडिट कर दिया, ये उसकी इंटेंशन क्या है? प्रॉपर्टी। समझ आ रहा है कंसेप्ट? तो अब इस तरह का मिलता जुलता केस आएगा, डिसाइड कर लेंगे। ये रूल आपके काम आए केस स्टडी में, ये रूल आपके काम आएगा। और इस रूल में भी आपने इंटेंशन के ऊपर फोकस करना है। क्वेश्चन में हमें कोई ना कोई इंडिकेशन लाजमी दे रहा होता है जिससे इंटेंशन पता चलता है। डन। पार्टनरशिप प्रॉपर्टी को डिफाइन कर सकते हैं आप। प्रॉपर्टी आर इंटरेस्ट ओरिजिनली ब्रॉट इनटू कॉमन स्टॉक। प्रॉपर्टी आर इंटरेस्ट परचेज बाय फर्म और फॉर फर्म। गुड, क्लियर। अब चलते हैं अथॉरिटी की तरफ। अथॉरिटी से पहले एजेंट वाला कंसेप्ट रिवाइज कर लेते हैं। एजेंट की हमने बहुत सी अथॉरिटीज पढ़ी थी, मुझे बहरहाल 3 ही याद है इस वक्त, और भी पढ़ी, चलो और इसलिए पढ़ी होगी आई कि आपने लिस्ट बना। असल में अथॉरिटीज होती 3 है, एक एक्सप्रेस, एक एम्प्लॉयड, इमरजेंसी। इमरजेंसी अथॉरिटी। अथॉरिटी इन केस ऑफ इमरजेंसी वाला क्या कंसेप्ट है कि अगर इमरजेंसी सिचुएशन राइज हुई तो अपने प्रिंसिपल को लॉ से जो जरूरी है करो, जो जरूरी है करो, वो चाहे अथॉरिटी में है या नहीं है। लॉ कहता है हम अज्यूम करेंगे अथॉरिटी में, बस नुकसान से बचाओ। 100% सेम कंसेप्ट यहां पे भी अप्लाई होता है। अथॉरिटी इन केस ऑफ इमरजेंसी। पार्टनर्स में भी 3 तरह की अथॉरिटी, कौन कौन सी? एक्सप्रेस, एम्प्लॉयड, इमरजेंसी। इमरजेंसी वाली क्लियर होगी। एक्सप्रेस अथॉरिटी कौन सी है? जो क्लियरली खुद से दे दी लिख के, एक्चुअल अथॉरिटी भी से कहते हैं। एक्सप्रेस अथॉरिटी, एक्चुअल अथॉरिटी। मसला ना एक्सप्रेस अथॉरिटी का होता है ना इमरजेंसी, दोनों कंसेप्ट आसान है। मसला आता है थोड़ा सा एम्प्लॉयड अथॉरिटी। हमने एजेंसी वाले टॉपिक में क्या पढ़ा था? हर एजेंट के पास ये अथॉरिटी है कि वो अपनी मेन ड्यूटी पूरी करने के लिए जो भी रिलेटेड लीगल एक्ट्स जरूरी हैं, नेसेसरी लीगल, इलीगल नहीं, नेसेसरी लीगल एक्ट्स जरूरी हैं, वो भी कर सकता है। अब एक एक काम थोड़ी लिख के देंगे, ये भी करो, ये भी करो, ये भी करो, ये भी, उसे मेन ड्यूटी बता देंगे, उस ड्यूटी को पूरा करने के लिए जो भी जरूरी है वो कर सकता है, कर सकता। यही कंसेप्ट था एम्प्लॉयड अथॉरिटी। यही कंसेप्ट इधर भी है। अथॉरिटी ऑफ पार्टनर, 3 तरह की अथॉरिटी, एक्सप्रेस या एक्चुअल, वो यहां पे नहीं लिखी, इजी है। अथॉरिटी इन केस ऑफ इमरजेंसी, यहां पे नहीं लिखी, इजी है। फिर क्या आता है? एम्प्लॉयड अथॉरिटी। एम्प्लॉयड अथॉरिटी को बता, कहता है हर पार्टनर के पास एम्प्लॉयड अथॉरिटी है। क्या? कि वो अपने एक्ट से फर्म को बाइंड करने का पाबंद कर सकता है। यानी एक्ट करेगा पार्टनर और वो बाइंडिंग होगा फर्म पे। एक्ट करेगा पार्टनर, बाइंडिंग होगा फर्म पे। क्लियर? लेकिन इसके लिए जरूरी है, यानी पार्टनर अगर कोई एक्ट करे तो फर्म को बाइंड कर सके, इसके लिए जरूरी है वो एक्ट हो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस वाला एंड यूजुअल वे में हो, यानी नॉर्मली। जैसे अगर एक पार्टनरशिप फर्म है, बिजनेस क्लॉथ का कर रहे हैं, बिजनेस क्या कर रहे हैं? क्लॉथ। और एक पार्टनर ने बड़ा ऑर्डर दिया क्लॉथ बाय करने का एक सप्लायर को, क्या वो फर्म पे बाइंडिंग है? बाइंडिंग है। क्यों? ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस है और यूजुअल में नॉर्मली बाय करते रहते हैं। लेकिन अगर वो ऑर्डर दे, बड़ा ऑर्डर दे राइस का, पेपर बाय करने का, तो ये क्या ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस की ट्रांजैक्शन? नहीं है। ठीक है। तो हर पार्टनर अगर ऐसी ट्रांजैक्शन करता है जो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस की है और यूजुअल वे में, रूटीन में होती है, तो वो फर्म के ऊपर बाइंडिंग होगी। शाबाश, फर्म के ऊपर बाइंडिंग होगी। मेन कंसेप्ट ये है। फिर दूसरा ये भी कह रहा है कि ट्रांजैक्शन द नेम ऑफ फर्म होनी चाहिए, विद इंटेंशन टू बाइंड फर्म होनी चाहिए। लेकिन मेन पॉइंट जो है ना, मेन पॉइंट वो ये है, ऑर्डिनरी कोर्स वाला। कोई भी पार्टनर अपने एक्ट से फर्म को बाइंड कर सकता है, शर्त यह है कि ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस का एक्ट हो यूजुअल वे में और फर्म के नाम से किया। फर्म के नाम से इंडिकेशन मिलती है कि फर्म के बिहाफ पे किया जा रहा है, विद इंटेंशन टू बाइंड फर्म। लेकिन याद दोनों कर लीजिएगा, असल कंसेप्ट किसमें है? इस ऑर्डिनरी कोर्स बिजनेस में। अच्छा, हमें यहां तक वैसे जो था ना एजेंसी वाला टॉपिक, एम्प्लॉयड अथॉरिटी वाला, उसने तकरीबन इतनी को बात की थी। हमें एम्प्लॉयड अथॉरिटी को एक्सप्लेन किया था, 1-2 एग्जांपल देख खत्म। यहां पे इस कंसेप्ट के बाद हमें बता रहा है कि पार्टनरशिप में कौन कौन से एक्ट्स समझे जाते हैं ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस के हैं, जिनकी वजह से पार्टनरशिप फर्म बाइंड होती है। उसने स्पेसिफिकली एग्जांपल दे दी ताकि हमें कंफ्यूजन ही ना रहे प्रैक्टिकली डिसाइड करने में। और ये अगर हमें याद है ना एम्प्लॉयड अथॉरिटी और रिस्ट्रिक्शन एम्प्लॉयड अथॉरिटी, तो फिर अगर रूल में हम थोड़ी कमी बेशी कर भी दे, भूल भी जाए रूल हमें, तो मसला नहीं। क्यों? हम इस लिस्ट की बेस पे याद कर सकते हैं। असल में ये उसने ना पार्टनरशिप में एम्प्लॉयड अथॉरिटी को एक्सप्लेन किया है कि हर पार्टनर के पास एम्प्लॉयड अथॉरिटी है कि वो अपने एक्ट से फर्म को बाइंड कर सकता है, अगर वो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन हो, फर्म के नाम से हो।
अब लॉ ने फिर ये हमें इंप्लाइड अथॉरिटी की एग्जांपल दे दी। इसका मतलब क्या है? ये वो अथॉरिटीज हैं जो कोई भी पार्टनर कोई भी एक्सरसाइज कर सकता है और फर्म के ऊपर बाइंडिंग होगी। ये अथॉरिटीज, जैसे कोई भी पार्टनर, हर पार्टनर की इंप्लाइड अथॉरिटी है, हर पार्टनर की, चाहे पार्टनरशिप एग्रीमेंट में कुछ भी ना लिखा हो, हर पार्टनर की इंप्लाइड अथॉरिटी है क्या? टू बाय एंड सेल गुड्स। कौन सी? यानी अगर टेक्सटाइल का बिजनेस है तो टेक्सटाइल की प्रोडक्ट। ये एग्जांपल के लिए हर पार्टनर के पास इंप्लाइड अथॉरिटी है, फर्म के बिहाफ पे बाय सेल कर सकता है। टू रिसीव एंड पे कैश फ्रॉम पर्सन डीलिंग विद फर्म, डेटर से कैश रिसीव भी कर सकता है, क्रेडिटर को कैश पे भी कर सकता है। 4 पार्टनर्स हैं, डेटर आए पैसे देने के लिए, एक पार्टनर बैठा है बाकी नहीं है, क्या जो पार्टनर बैठा है वो पैसे रिसीव कर सकता है? ये उसकी इंप्लाइड अथॉरिटी है। टू रिसीव एंड पे कैश फ्रॉम पर्सन डीलिंग, यानी डेटर से कैश रिसीव भी कर सकता है, क्रेडिटर को कैश पे भी कर सकता है। टू बारो मनी, उधार भी ले सकता है। अच्छा याद रखिए, ट्रेडिंग बिजनेस में उधार ले सकता है, सर्विस सेक्टर का बिजनेस है ना, फिर उधार लेना इंप्लाइड अथॉरिटी में नहीं है। टू बारो मनी सिर्फ उस केस में है जब ट्रेडिंग बिजनेस हो। एक क्वेश्चन में उसने कहा, प्रॉमिसरी नोट मैंने आपको बताया, एक पार्टनर ने किसी बंदे से लोन लिया और लिख दिया कि लोन खुद लिया, पैसे लिखा, फर्म विल पे यू ₹10,000 आफ्टर 2 मंथ। क्या फर्म ये जो लोन लिया है उसने इसको रीपे करेगी? अगर ट्रेडिंग का बिजनेस है फिर करेगी, क्योंकि फिर उसकी इंप्लाइड पावर में है। और अगर ट्रेडिंग बिजनेस नहीं है नहीं करेगी। तो ये टू बारो मनी, हर पार्टनर जरूरत के वक्त पार्टनरशिप के बिहाफ पे लोन ले सकता है, लेकिन ट्रेडिंग बिजनेस में, सर्विस सेक्टर के बिजनेस में नहीं। ये एक्सप्लेन ही किया था मैंने जो किया था। बारो का मतलब उधार लेना, जैसे कि किसी बैंक से उधार लिया जाए, एक एग्जांपल, जैसे किसी दूसरे बैंक से उधार लिया जाए, दूसरी एग्जांपल, जैसे किसी तीसरे बैंक से उधार लिया जाए, तीसरी एग्जांपल। लोन लिया जाए ना, बारो का मतलब लोन लेना। 3 एग्जांपल काफी है कि 2-3 और बता दो? अच्छा, तो लोन ले सकते। अच्छा, लोन ये बड़ी खतरनाक इंप्लाइड अथॉरिटी है, सबसे खतरनाक अथॉरिटी है कि आप किसी बैंक से 10 लाख रुपया लोन ले लें और निकल जाए दुबई और फर्म को लोन पे करना पड़े, बाकी पार्टनर्स को पता ही नहीं है। लेकिन वो कहते हैं कि ट्रेडिंग बिजनेस, चूंकि सेल परचेज का होता है ना, मैन्युफैक्चरिंग वाला, उसमें पैसों की जरूरत पड़ सकती है, उसमें इंप्लाइड अथॉरिटी थी। सर्विस सेक्टर में लॉयर्स की फर्म है, उसमें कोई एक पार्टनर मनी बारो नहीं कर सकता, उसकी इंप्लाइड अथॉरिटी नहीं है, क्योंकि ट्रेडिंग बिजनेस नहीं है। जी नहीं, इसमें बैंक के अलावा दूसरे भी लोग आ सकते, मिस्टर ए से भी बोरिंग की जा सकती है, बी से भी की जा सकती है। टू बारो मनी उसने लिखा है, फ्रॉम एनीवन, किसी से भी। केस स्टडी में कभी कहेगा बैंक से लोन लिया, कभी कहेगा मिस्टर ए से लोन लिया, दोनों। टू एम्प्लॉय सर्वेंट, किसी को नौकरी पे रख सकता है, हर पार्टनर चाहे तो किसी को नौकरी पे रख सकता है। फिर टू ड्रॉ चेक, चेक इशू कर सकता है, चेक इशू कर, किसी को पेमेंट कर सकता है ना ऊपर, तो पेमेंट कैश में भी कर सकता है, चेक भी दे सकता है। टू प्लेज मूवेबल प्रॉपर्टी, प्लेज हमने पढ़ा है, प्लेज होता है गिरवी रखवाना, गिरवी रखवा सकता है नहीं। मॉर्टगेज होती है इमूवेबल प्रॉपर्टी, प्लेज होता है मूवेबल प्रॉपर्टी। ये मूवेबल प्रॉपर्टी है, इमूवेबल नहीं है। भाई ये बातें समझ आ गई? ये है वो आपने क्या करना है, चुप करके आंखें बंद करके इनका रट्टा लगा लेना है, एम्प्लॉयड अथॉरिटी का रट्टा लगा लेना। हाँ, आंखें बंद करके इनका रट्टा लगा लेना, ठीक है। अच्छा मुझे एक चीज बताएं, आपने कहा ये समझ आ गई, लेकिन मुझे एक चीज की समझ नहीं आई। टू बाय एंड सेल गुड्स ऑफ ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, पार्टनर्स की इंप्लॉयड अथॉरिटी है। लेकिन हमने तो एक केस स्टडी की थी जिसमें उसने कहा था कि पार्टनर सिर्फ 50,000 तक की चीजें बेच सकता है, उससे ज्यादा की नहीं। याद आई केस स्टडी कि 50, और फिर उसने 70,000 की चीजें बेच दी थी। तो वो क्वेश्चन गलत था क्या? इसका मतलब ये हुआ कि ये हर पार्टनर के पास बाय डिफॉल्ट ये पावर्स मौजूद हैं, लेकिन अगर किसी पार्टनर की अथॉरिटी को रिस्ट्रिक्ट करना हो तो किया जा सकता है, किया जा सकता है, लिमिट किया जा सकता है। कैसे किया जाएगा? एग्रीमेंट में लिख दिया जाएगा, ए भाईजान मिस्टर ए, आपका एतबार हमें कम है, तो ऐसा करें आप ना 50,000 तक की चीजें खरीद बेच सकते हैं, इससे ज्यादा की नहीं। और हालांकि हमारा ट्रेडिंग बिजनेस है, लेकिन आपने बोरिंग किसी से नहीं करनी, बोरिंग किसी से नहीं करनी। ये बात समझ आ गई? अब रटे से आपको केस स्टडी की तरफ लेके आ रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। पहले मैंने आपसे ये कहा कि
1 2 3 4 इनका रटा लगा ले। यह एम्प्लॉयड अथॉरिटी, एम्प्लॉयड अथॉरिटी का बेसिक कंसेप्ट समझ आ गया। वो अथॉरिटी जो हर पार्टनर के पास बाय डिफॉल्ट मौजूद होती हैं, ये है एम्प्लॉयड अथॉरिटी। ये है 6, इनको हमने ज़बानी याद कर लेना है। इसके बाद अब केस स्टडी की तरफ लेके जा रहा हूं आपको। ये आपके साथ, आपको नहीं मैं कुछ कह रहा, आपके साथ जो हाथ में बैठे हैं, क्लास पूरी क्लास के सामने स्टेटमेंट दे रहा हूं। आपको सेशन एंड पे 10,000 रुपया इनाम दूंगा अगर आप इनको तैयार कर लें कि पूरे सेशन में ये जी नहीं करेंगे। एविडेंस है आपके पास आज का, कल पर ट्यूसडे को आपने मुझे फैसला बता देना। बाकी आप इनको तैयार कर लेंगे। मैं सब सारी क्लास के सामने कह रहा हूं, रिकॉर्डिंग हो रही है, रिकॉर्डिंग हो रही है। चलें आगे चलते हैं। अच्छा हाँ, तो यहां पे हाँ, तो अब मैं आपको लेके जा रहा हूं केस स्टडी की तरफ। नहीं भाई, आपको कुछ पैसे नहीं मिले। तो केस स्टडी में, अच्छा तो आपने ध्यान में रखना है हर पार्टनर के पास एम्प्लॉयड अथॉरिटी है, लेकिन इन अथॉरिटी को रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है पार्टनरशिप एग्रीमेंट में लिख के। रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है पार्टनरशिप एग्रीमेंट में लिख के। लेकिन मेरा क्वेश्चन ये है, अगर पार्टनरशिप एग्रीमेंट में लिखा कि मिस्टर ए आप पैसे बारो नहीं करेंगे बैंक से, उसकी एम्प्लॉयड अथॉरिटी को रिस्ट्रिक्ट कर दिया, मिस्टर ए ने फिर भी बैंक से जाके लोन ले लिया, इस लोन का स्टेटस बताइए, क्या फर्म लायबल है बैंक और कितने स्टूडेंट्स का ख्याल है फर्म लायबल है? कितने स्टूडेंट्स का ख्याल है फर्म? हाँ, डिपेंड करेगा किस चीज पे? थर्ड पार्टी, यानी बैंक को पता है कि नहीं है, बैंक को पता है कि नहीं है। ठीक है, अगर तो बैंक को पता है कि एम्प्लॉयड अथॉरिटी को रिस्ट्रिक्ट किया गया, एम्प्लॉयड अथॉरिटी को रिस्ट्रिक्ट किया गया, लेकिन इसके बावजूद भी अगर बैंक लोन दे देता है, तो याद रखिए फर्म इस लोन के लिए लायबल नहीं है। इस लोन के लिए लायबल कौन है? मिस्टर ए। लेकिन अगर बैंक को नहीं पता था फिर लायबल है। आपको ये कंसेप्ट हमने पहले भी पढ़ा था, एक्सीड अथॉरिटी, इफ एजेंट एक्सीड्स अथॉरिटी। एग्जैक्टली यही कंसेप्ट यहां पे भी है। हर पार्टनर की एम्प्लॉयड अथॉरिटी है, एम्प्लॉयड अथॉरिटी में ये चीजें शामिल हैं। अगर एम्प्लॉयड अथॉरिटी को रिस्ट्रिक्ट करना हो तो किया जा सकता है, लेकिन अगर किसी की अथॉरिटी को रिस्ट्रिक्ट किया और वो पार्टनर एक्सीड करता है तो रूल क्या लगेगा? वही जो एजेंट वाला था। सबसे पहले हम देखेंगे कि इमरजेंसी सिचुएशन तो नहीं है। इमरजेंसी आपको तो हर कुछ करने की इजाजत होती है लॉ से बचाने के लिए, इमरजेंसी सिचुएशन नहीं है। फिर हम देखेंगे थर्ड पार्टी को पता था कि नहीं पता था। अगर नहीं पता था फिर देखेंगे कि पार्टनरशिप हमने रेटिफाई किया कि नहीं किया। अगर रेटिफाई कर लिया तो वो फर्म का एक्ट बन जाता है। अगर रेटिफाई नहीं किया तो फिर क्या होगा? फिर देखा जाएगा। हाँ बिल्कुल, फिर उस सूरत में अगर रेटिफाई नहीं किया तो वो देखा जाएगा थर्ड पार्टी को नॉलेज था कि नहीं। अगर थर्ड पार्टी को नॉलेज था तो फिर फर्म लायबल नहीं है, थर्ड पार्टी को वो रेलिवेंट पार्टनर ही लायबल है। और अगर थर्ड पार्टी को नहीं था, ये रूल देखें हमारा वही लिंक हो गया। पहले हम एम्प्लॉयड अथॉरिटी पे आए, फिर एक्सीडिंग अथॉरिटी पे आ गए, और ये वही केस स्टडी बन जाएगी जो हमारी एजेंट वाली थी। सिमिलर कंसेप्ट एक्सीडिंग अथॉरिटी वाला वो एजेंट के केस में भी टेस्ट कर सकता है, पार्टनरशिप के केस में भी टेस्ट कर सकता है। और मेरा ख्याल है पेपर में कम से कम किसी एक कंटेक्स्ट में जरूर इस दफा टेस्ट करेगा, या एजेंट के कंटेक्स्ट में या और रूल आपने यही रखना है कि अथॉरिटी से एक्सीड किया, सबसे पहले देखना है इमरजेंसी है कि नहीं है, फिर देखना है रेटिफाई किया कि नहीं किया, फिर देखना है थर्ड पार्टी को पता है कि नहीं। क्वेश्चन में वो इन्फॉर्मेशन दे देता है। जी जी, अथॉरिटी से एक्सीड करने के एक एक्ट उसने एक्सीड किया और बाकी के एक्ट, तो जिस एक्ट को एक्सीड किया उसमें ये रूल लगेगा। हाँ, अगर एक्सीड किया उसने लेकिन खुद से लोन वापस कर दिया तो फिर जाहिर है डिफॉल्ट ना, फिर फर्म की लायबिलिटी होगी नहीं, फिर फर्म को कोई लॉस नहीं होगा। ठीक है, उस फर्म की लायबिलिटी। एम्प्लॉयड अथॉरिटी क्लियर? ये एक पॉइंट मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। आगे चलें, रिस्ट्रिक्शन ऑन एम्प्लॉयड अथॉरिटी। अच्छा, असल में ना कंसेप्ट तभी क्लियर होता है जब हम जहां पे प्लस की एग्जांपल्स पढ़े, माइनस की भी पढ़े। यानी जहां पे हमने ये एग्जांपल्स पढ़ी कौन कौन सी एम्प्लॉयड अथॉरिटी में चीजें हैं, वहीं पे साथ ये भी पढ़ लेना चाहिए कौन कौन सी एम्प्लॉयड अथॉरिटी में नहीं। हालांकि इसकी जरूरत नहीं थी। क्यों जरूरत नहीं थी? इसलिए कि जो चीज एम्प्लॉयड अथॉरिटी में नहीं है कंफर्म है वो इधर है। जो चीज इनके अलावा, हम यूं भी कह सकते थे, अक्सर हम कंपनी लॉ पढ़े होते हैं ना, तो यूं करते हैं कि जी कौन कौन सी चीजें एम्प्लॉयड अथॉरिटी में शामिल है, ये वाली। फिर बी में कहता है रिक्वायरमेंट बी में कौन कौन सी चीजें एम्प्लॉयड अथॉरिटी में शामिल नहीं, तो हम कंपनी लॉ में नॉर्मली ये कहते हैं कि जो चीजें एम्प्लॉयड अथॉरिटी नहीं, एम्प्लॉयड अथॉरिटी हैं, इनके अलावा सारी चीजें रिस्ट्रिक्शन में। लेकिन यहां पे हमें एग्जांपल के साथ बता रहा है कि एम्प्लॉयड अथॉरिटी की एग्जांपल्स ये हैं और एम्प्लॉयड अथॉरिटी ना की एग्जांपल, नॉन एम्प्लॉयड अथॉरिटी की एग्जांपल्स ये है। क्लियर हुई है? इनकी नेचर क्लियर हुई क्या है? आगे चलते हैं। अच्छा, ये
रट्टे के पॉइंट ऑफ व्यू से क्लियर है, रट्टे के पॉइंट ऑफ व्यू से ये कंसेप्ट बहुत अहम है। केस स्टडी नहीं पूछे, केस स्टडी वही बनाएगा जो मैंने आपके साथ शेयर कर दी। ये रिप्रोडक्शन के क्वेश्चन के लिए आपको बता रहा हूं। टू एक्वायर आर ट्रांसफर इमूवेबल प्रॉपर्टी, इमूवेबल प्रॉपर्टी यहां पे कह रहा था टू बाय एंड सेल गुड्स, गुड्स मीन इन्वेंट्री, मूवेबल जो होती है नॉर्मली, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, यानी अगर इन्वेंट्री खरीदनी है वो हर पावर की इंप्लाइड अथॉरिटी है। अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी खरीदनी है, फिक्स एसेट, लैंड एंड बिल्डिंग, तो वो इंप्लाइड अथॉरिटी में शामिल नहीं। फिर इसके बाद टू विड्रॉ सूट, एडमिट लायबिलिटी सूट और सबमिट डिस्प्यूट टू आर्बिट्रेशन। सूट का मतलब लीगल केस। पार्टनरशिप ने, फर्म ने किसी के खिलाफ लीगल केस फाइल किया कि सर इन्होंने हमारा फार्मूला चोरी किया, क्या कोई एक पार्टनर उस केस को वापस ले सकता है? उस केस में जाके कह सकता है नहीं नहीं सर असल में हमारी गलती थी, आप हमें जुर्माना दें, हम आपको जुर्माना दे देते हैं। लायबिलिटी एडमिट कर सकता है एक पार्टनर? उस झगड़े को कोर्ट से निकाल के आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट कर सकता है? आर्बिट्रेशन का मतलब होता है आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट करना, नहीं कर सकता, क्योंकि ये सारे असल में जो इवेंट्स है ना, ये रूटीन नेचर के नहीं। अगर आप एनालिसिस करेंगे ना इनका बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से, आपको पता चलेगा ये सारी ट्रांजैक्शन या इवेंट्स वो हैं जो रूटीन नेचर के होते हैं, बिजनेस में अक्सर होते रहते हैं। ये अनयूजुअल नेचर के हैं, जो कभी कभार चीजें होती हैं, ये ज्यादा। तो इसमें एक पार्टनर के हाथ में उन्होंने पावर नहीं दी। ये वाली चीजें बेसिकली एक पार्टनर की इंप्लाइड अथॉरिटी नहीं है, बल्कि ये मेजोरिटी के साथ डिसीजन होंगे। ये वाली सारी चीजें कोई एक इंडिविजुअल पार्टनर भी कर सकता है। थर्ड एग्जांपल, टू कंप्रोमाइज और रिलिंक्विश ए क्लेम। कोई क्लेम है किसी के, कोई पैसे रिसीव करने हैं, उसका कहा जाओ पैसे माफ किए, तुम हमारे डेटर थे, जाओ पैसे माफ किए, कंप्रोमाइज कर रहा है, रिलिंक्विश मींस कम कर दिया उसको, ठीक है, उसको फेवर दे दी। क्या कोई एक पार्टनर डेटर्स से पैसे रिसीव तो कर सकता है, लेकिन उसको ये कह सकता है माफ किया? नहीं कहता। या किसी को लोन दिया हो, नहीं कर सकता। फिर टू ओपन बैंक अकाउंट ऑन बिहाफ ऑफ फर्म, फर्म के बिहाफ पे बैंक अकाउंट ओपन नहीं कर सकता अपने जाती पर्सनल नेम से, इसलिए कि अगर पार्टनरशिप के नाम से किसी पार्टनर ने अपना अकाउंट खुलवा लिया तो फिर इसका मतलब पार्टनरशिप के चेक सारे अपने अकाउंट में वो ऐड करवा सकते, दूसरे लोगों को पता ही नहीं होगा कि चेक आ रहे हैं तो किधर जा रहे हैं। तो इसीलिए एक इंडिविजुअल पार्टनर ये काम नहीं कर। हाँ, मेजोरिटी ऑफ पार्टनर्स अगर फैसला करें फिर हो सकता है। और फिर टू एंटर इनटू पार्टनरशिप ऑन बिहाफ ऑफ फर्म। अब ये थोड़ा अजीब सा कंसेप्ट है, सिर्फ आपने याद कर लेना है। पार्टनरशिप में मिनिमम पर्सन कितने होने चाहिए? ये दो लोग, अब ये कंसेप्ट इससे पहले नहीं बताया ना, इसके बाद बताऊंगा, सिर्फ ये समझने के लिए। ये दो लोग इंडिविजुअल भी हो सकते हैं, पार्टनरशिप भी हो सकती है, यानी दो पार्टनरशिप्स की भी आपस में पार्टनरशिप हो सकती है, दो फर्म भी मिलकर पार्टनरशिप बना सकती हैं, लेकिन ये फैसला इंडिविजुअल पार्टनर नहीं करेगा, ठीक है। तो यह है रिस्ट्रिक्शन, ये प्योर रटे वाला कंसेप्ट है, रिस्ट्रिक्शन ऑन इंप्लाइड अथॉरिटी वाला। जो इंप्लाइड अथॉरिटी वाला है ये रटे वाला कंसेप्ट है, लेकिन साथ ही साथ केस स्टडी में भी यूज होगा। इसमें समटाइम हमें नेचर ये ट्रांजैक्शन दे देगा और कहेगा बताओ जरा इंप्लाइड अथॉरिटी है कि नहीं, और रिस्ट्रिक्शंस ऐड कर देगा समटाइम और कहेगा पार्टनर ने अथॉरिटी से एक्सीड किया तो क्या होगा, वो हमें पता है, हमने एजेंट वाले में भी कवर किया हुआ है। हम यहाँ पे भी कुछ केस स्टडी अटेम्प्ट करेंगे जिससे कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। जी, कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो अभी तक तो पूछ लीजिए। कोई क्वेश्चन नहीं है? चलिए, जो आपका टर्म टेस्ट होगा, टर्म टेस्ट का सिलेबस वो अभी शेयर नहीं किया उन्होंने आपके साथ। टर्म टेस्ट का सिलेबस क्या है? हाँ, वो भी अभी डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं आपके साथ। क्लियर? जी जी जी। जब कोई पार्टनर रिटायर होगा तो गुडविल में से हिस्सा मिलेगा। गुडविल की कैलकुलेशन होती है कि फॉर एग्जांपल कैलकुलेट करके देखते हैं कि जी 10 लाख की गुडविल होगी अगर, तो फिर उसका जितना अगर 20% शेयर है तो उसे 2 लाख रुपया मिल जाएगा। क्लियर? चलिए, ये था हमारा आज का लेक्चर। अब सुनने आपने असाइनमेंट बहुत जरूरी है, क्योंकि ये कंसेप्ट अभी भी आपको, जब तक आपने केस स्टडी या पास पेपर के क्वेश्चन नहीं किए ना, सही दिमाग में बैठता नहीं है। तो आपने इनके जो, ये तो रेफरेंस हो गए हमारे, होम असाइनमेंट है, ये नोट कर लें। होम असाइनमेंट आपने लाजमी करनी है, होम असाइनमेंट आपने लाजमी करनी है। कोई क्वेश्चन तो नहीं और आपका? चलिए, आज जुम्मे को आपको पता है हमारे ड्यूरेशन जो है वो थोड़ी लेक्चर की कम होती है, इसलिए आज का लेक्चर हम यहाँ पे ख़त्म करते हैं हम। अल्लाह हाफिज़।